चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। बताया गया था ना, न्यूटन ने क्या किया था, संकलन किया था नियमों का। उसके पहले केपलर ने बहुत सारे डाटा का अध्ययन किया, लेकिन वो गति किस प्रकार होती है ग्रहों की उसका कोई सिद्धांत नहीं दे पाए थे। इसके बाद उसका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। और न्यूटन ने क्या बनाया, कुछ नियम बनाए। क्या वो हम देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके पहले ग्रेविटी की जानकारी थी, लेकिन कोई उसका सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पाया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके थे ना, ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कल हम लोग क्या पढ़े थे, क्या आया था, F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर, जहाँ G क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना। इसको क्या कहा गया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक, ये यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हर जगह फिक्स होगा, ठीक है। यूनिवर्सल क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी की वैल्यू हम लोग कल कितनी प्रूफ निकाले थे। अच्छा, जी की वैल्यू किसने निकाली थी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने निकाली थी, हेनरी कैवेंडिश ने। 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे कहाँ से यूनिट आया, तो यूनिट हम यहाँ निकाल सकते थे। जी को अगर यहीं रखेंगे तो आर इधर किस में जाएगा, मल्टीपल में जाएगा। तो आर को अगर उधर मल्टीपल में ले जाएंगे और M1 M2 किस में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो हमने देखा, चूंकि आर को किस में लिखते थे, न्यूटन, एफ को किस में लिखते थे, न्यूटन, आर को किस में लिखा जाता था, मीटर में। क्योंकि आर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपान M1 और M2 क्या है, मास है। मास की यूनिट हमने बताई थी ना, सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले भी केजी लिखेंगे, दूसरे भी केजी लिखेंगे। केजी मतलब किग्रा, तो किग्रा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किग्रा इंटू किग्रा मतलब किग्रा स्क्वायर। वही लिखा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लिखने का तरीका एक ये है। तो हमने यूनिट निकाल ली, और इसका जो मात्रक है वो आता ही है, जो इसका मान है वो भी हमने पता कर लिया। हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। ये याद रखिएगा नाम, हेनरी कैवेंडिश, नाम हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। अच्छा, कैसे निकाला, हेनरी कैवेंडिश ने ये बताया था। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि ये कब लगता है, तो ये देखा कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट M1 और M2 मास के क्या हो, सेंटर टू सेंटर, इनकी डिस्टेंस क्या, इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ माना जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये जो भी सेंटर होगा वहाँ से लाइन ली जाएगी और उनके बीच की डिस्टेंस मेजर की जाएगी ना। तो हमेशा फोर्स कहाँ, सेंटर टू सेंटर, याद रखिए। अच्छा, सेंटर क्या होता है कि कोई भी अब अगर ऑब्जेक्ट बॉडी रखी हुई तो उसका मास, उसका सेंटर कहाँ पे है ये देखने के लिए। जैसे मैं कुछ भी रखूँगा, जैसे मैंने ये उठाया, मैं इसको ऐसे रखूँगी, लिप नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं इसको बीच में कहीं एक सेंटर पे लेके आऊँगा, इसका बीच का सेंटर ढूंढूंगा तो रुक जाएगा, देखो रुक गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जब सेंटर पे, अब यहाँ पे रोके तो नहीं रुकेगा। तो जहाँ मेन किसका कहाँ पे सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। जैसे हमारे शरीर का सेंटर लगभग नाभि के पास होता है, तो पूरी एक बॉडी, एक निकाय का अपना क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो उसी सेंटर ऑफ मास से क्या डिस्टेंस मेजर की जाती है। तो अपनी अर्थ है, अर्थ कैसी, स्फेरिकल, उसका जो सेंटर बीच में है वहाँ से और कोई प्लेनेट ले रहे हैं तो उसका भी सेंटर लिया जाएगा, और वहाँ से दोनों की क्या ली जाएगी, डिस्टेंस ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम सरफेस टू सरफेस मेजर करें, ये गलत होगा, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, हमेशा सेंटर टू सेंटर। अच्छा, हमने कहा था ना कि क्या अट्रैक्ट करता है, मटेरियल अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कहा गया, ये भी बताया गया कि जब भी, चूँकि देखो न्यूटन ने क्या सोचा, केपलर ने ग्रहों के सारे नियम बता दिए, ये भी बता दिया कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर करते हैं, ये इनकी क्षेत्रफली चाल नियत होती है, उनका T² ये फार्मूला भी दिया था। ये आप लोग जब पढ़ेंगे बुक में तो नज़र आ जाएगा। ये भी सिद्धांत दे दिए, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ग्रहों की गति होती क्यों है। तो चूँकि गैलीलियो ने बताया था, उसके बाद न्यूटन ने क्या बता दिया कि ग्रह क्यों घूमते हैं। भाई अगर मान लीजिए अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है,
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर मून क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो क्यों चक्कर लगाएगा? गैलीलियो का नियम क्या है, गति का नियम क्या कहता है, सॉरी जड़त्व का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसकी इनहेरेंस प्रॉपर्टी क्या है। अगर चंद्रमा मोशन कर रहा है, मान लीजिए पहले ऐसे मोशन कर रहा था तो ये सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जा रहा, ये कैसा घूमता है, ये ऐसे घूम गया। हमने कहा मान लीजिए अब ये यहाँ पहुँचा, तब फिर सीधा चला जाना चाहिए, नहीं घूम रहा, अगली बार घूम के ऐसे आ गया। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये सीधे ना जाकर हर बार फिर ऐसे ना जाकर ये ऐसे आता जा रहा है, ये क्यों मुड़ता जा रहा है? तो हमको सब बात समझ में आई कि इस पर कोई एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स कौन लगा रहा होगा? पृथ्वी की तरफ अगर घूम रहा है तो कौन फोर्स लगा रहा होगा? पृथ्वी लगा रहा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, पृथ्वी क्यों इस पर फोर्स लगा रही है, पृथ्वी के पास ऐसा क्या है? तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी के पास अपना क्या है, आसान सा था एकदम प्रश्न। उन्होंने कहा मटेरियल है, अर्थात समझ में आया कि पृथ्वी के पास क्या मटेरियल, मतलब उस मटेरियल को क्या कहा गया, मास कहा गया। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि कोई भी मास दूसरे वाले मास को क्या करेगी, क्योंकि चंद्रमा के पास भी अपना मास था। उन्होंने बताया कि दोनों मास एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण चंद्रमा बाहर न जाकर मजबूरी में इसके चक्कर लगा रहा है। जैसे मैं धागे को ढीला बांध के क्या करूँगा, घुमाऊंगा। ये यहाँ से हमने घुमाना चालू किया, ये एक ढीला था और ये अब घूमने में सबको पता है ये ऐसे ही घूमेगा। क्यों घूमेगा? मान लीजिए 5 मीटर की रस्सी होती, तो अब बताओ ये 5 मीटर की है तो क्या ये बदल पाओगे? हर बार नहीं बदल पाओगे, ऐसे ही घूमेगा। ये ना सोचना कि सर्कल यहाँ तो ज़्यादा हो गया, मैं केवल बनाया हूँ, ठीक है। और अगर ये गति के नियम के हिसाब, जड़त्व के नियम के हिसाब, लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से क्या होगा, अगर मोशन कर रहा तो कैसे मोशन करना चाहेगा, एक सीधी लाइन में ऐसे जाना चाहेगा। और ये जैसे ही आगे जाना चाहेगा, चूँकि हमारे पास जो रस्सी है, रस्सी की टेंशन कितनी, वो 5 मीटर ही है, वो तुरंत जैसे ही आगे जाना चाहेगा, ये तुरंत रस्सी इसकी 5 मीटर है, ये बढ़ नहीं सकती, ये तुरंत इसको खींचेगी, ये पुनः यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पहुँचा, फिर आगे जाना चाहा, इसने तुरंत इसको फिर से खींच लिया, तो क्या ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हर बार ये क्या होगा, रस्सी इसको अपनी ओर खींचती रहेगी। तो रस्सी क्या, रस्सी में क्या बनता है, जब भी हम रस्सी घुमाते हैं ऐसे होता, ढीला होता है, घुमाना चालू किया रस्सी टाइट हो गई, तो बीच में क्या बनता है, रस्सी में तनाव आता है। उस तनाव को क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। और वो टेंशन क्या करता है, उस ढीले को चारों तरफ क्या करता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ढीला रस्सी में बंद कर क्यों घूमता रहता है, वहाँ पे कौन सा फोर्स घुमा रहा है, सबको पता, वहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। और वो टेंशन फोर्स जो है उसको क्या कर रहा है, लगातार घुमाते जा रहा है। तो मैं पूछूं यहाँ पे कौन सा फोर्स घुमा रहा है, टेंशन फोर्स इसको घुमा रहा है, ढीले को। अब मैं कह दूं ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है, मैंने कहा देखो किसी का चंद्रमा क्यों घुमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमने कहा था अभी नाम दिया गया इस फोर्स का, क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ये क्यों घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे क्या कहा गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट है और चंद्रमा इसकी तरफ क्यों बार बार मुड़ रहा है, उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, सेंट्रीपिटल। क्यों, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल का अर्थ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का अर्थ होता है अभिकेंद्र बल। देखो यहाँ तक कि दिख रहा होगा, मैं झांक के देख लूँ, हाँ दिख रहा है। इसको कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, अच्छा अभिकेंद्र का मतलब एक ऐसा बल जो उसकी केंद्र की ओर उन्मुख है। अगर ये केंद्र होता तो केंद्र की ओर लगातार ये घूम रहा है, देखो ये चंद्रमा इसकी तरफ घूमता जा रहा है, ये सीधा जाता है, लेकिन इसने फोर्स लगाया इसकी फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर इस पे परपेंडिकुलर, हर बार फोर्स कैसा, नॉर्मल पे है ना, लंबवत इस पे लगेगा। देखो ये सीधा जाना चाह रहा है, इस पे सीधा फोर्स लगा, ये ऐसे जाना चाह रहा था, इस पे ऐसे फोर्स। तो हर बार फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। हम जितनी बार भी ये फोर्स देखते हैं तो किधर की ओर लगे होते हैं, सेंटर की तरफ। किधर की ओर लगे होते हैं, सेंटर की तरफ। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की ओर काम करता है, सेंटर की ओर, ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे भी गिरेगी तो किधर की ओर गिरना चाहेगी, सेंटर पे, है ना। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्यों कहा गया, कोई पूछ ले आपसे, तो अगर किसी चीज़ की कंटेंट बढ़ाते जाए तो हम कहते हैं उसकी ग्रेविटी बढ़ रही। क्या बढ़ रही है, गुरुत्व बढ़ रहा। ये कम है तो इसकी ग्रेविटी कम है, इसको मैंने डबल कर लिया, अब इसकी ग्रेविटी और बढ़ गई, और इसकी कंटेंट को बढ़ाया, मास बढ़ा, हमने कहा इसकी ग्रेविटी और हो गई। तो ग्रेविटी क्या दिखाता, वो कितना लार्जर है, कितना ज़्यादा उसकी मात्रा कितनी है, और जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी हम कहेंगे उसकी ग्रेविटी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। और उस ग्रेविटी के कारण
मटेरियल के कारण उस पर उसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। वो किसी दूसरे, चूंकि ये और ये मैंने रख दिया तो क्या ये एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो खींच क्यों नहीं रहे। तो सबको पता है किस पे डिपेंड करता है, इसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल इसका क्या है, बहुत कम है, इसलिए जी की वैल्यू कितनी होती, 6.67 गुणे 10 की घात माइनस कितना 11। और ये जब भी हम लगाएंगे तो 0.00001 आएगा, और ये इतना फोर्स नहीं है कि इसको अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन क्या करता नहीं होगा, होता होगा, होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। और उसको साबित किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया। कुछ प्रैक्टिकल हैं, हम उनको भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इसको ग्रेविटी, चूंकि हमने कहा ना मात्रा बढ़ती जा रही तो क्या बढ़ती है, ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको कौन सा फोर्स कहा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। अब अगर अगला प्रश्न आता है कि अच्छा मैं इसी पे आता हूँ पहले, कि कैसे दिखाया गया कि अट्रैक्ट करता है। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, लैब में बहुत सा आसान सा तरीका प्रयोग किए। एक ठोस गोला मान लीजिए, इसको टांग दिया गया, ऊपर मिटा देना, नहीं दिखेगा नहीं, यहाँ पे टांगते हैं, देखो ऐसे हुआ। हमने कहा एक मैंने ऑब्जेक्ट को इससे क्या किया, टांग दिया, एक दूसरा कर दिया। अच्छा दोनों के पास अपना क्या है, मास है, m1 है m2 है, मान लीजिए दोनों सेम साइज के थे। ये दोनों अब क्या करेंगे, ये पहले रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लेके आए तो ये क्या करेगा, इस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को करेंगे। मैंने कहा एक हैवी था, ये हैवी था, ये छोटा लाए, ये ऐसे ले, तो ये बड़ा वाला क्या करेगा, छोटे का अट्रैक्ट करेगा, बड़ा भी खींचेगा, लेकिन जिसका मटेरियल ज़्यादा होगा वो दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मैंने कहा ये मटेरियल था और इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो कैसे पता चला, मान लीजिए पहले ऐसे था, अब ये बाद में थोड़ा सा खिसक के ऐसे आ गया। लेकिन ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन इतना हो ही नहीं सकता, वहाँ इतना कम होता है कि नग्न आँखों से हम देख ही नहीं सकते। माइक्रोस्कोप वगैरह लगा के देखें तो हमको पता चलेगा अगर लैब में, लेकिन इसको कैसे दिखाया गया है, क्यों, इसकी ये डिस्टेंस दिखेगी ही नहीं, तो इस पे एक लाइट का सहारा लिया गया है रिफ्रैक्शन का, कि मान लीजिए कोई 50 मीटर से एक लाइट इस पे डाली गई, पहले अगर जिस पे लाइट अगर डाली गई, तो अगर सबको पता लाइट अगर जिस एंगल से डालेंगे वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हर बार ही गिरेगी। मैंने इस पे एक लाइट डाली, ये लाइट आई और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे चली गई, दोनों मान ली 50 मीटर डिस्टेंस है। अब अगर अगली बार ये मटेरियल रखे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा भी अट्रैक्ट हुआ, तो बताओ अट्रैक्ट होने का मतलब ये थोड़ा इधर की ओर खींचेगा, दोनों खींचेंगे। मैं इस पे ही देख रहा हूँ कि ये खींचे कि नहीं, क्योंकि हमको तो केवल अट्रैक्शन फोर्स को ही निकालना है। अट्रैक्शन मतलब वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं कि नहीं। हमने कहा फिर मैंने अगली बार लाइट डाली, और जब मैं अगली बार लाइट को डाल रहा हूँ तो वो लाइट मैंने यहीं पे डाली, और जब ये खिसक गया तो ये यहाँ ना आकर थोड़ी सी लाइट क्या हो गई, ये ऐसे निकल गई, ये कैसे आ गई यहाँ, और यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस दिख रही। ये कब हुआ होगा, जब ये थोड़ा इधर आया होगा। तो यहाँ से इन्होंने साबित कर लिया कि हाँ मटेरियल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इस लाइट के रिफ्रैक्शन का पालन करके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको बात समझ में आती कि मटेरियल एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम कहते हैं किसी चीज़ का अगर हम फ्री फॉल कराएं, फ्री फॉल मतलब मुक्त पतन, फ्री फॉल मतलब ये कि ये गिर रहा है, मैं बीच पे ऐसे रोक के ऐसे ऐसे ना करूं, इसको मैंने छोड़ दिया और ये गिरती रहे। और सबका पता है, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या अपना मटेरियल है, और उस मटेरियल के कारण वो कौन सा फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए बहुत सारी कहानी पढ़े होंगे आप लोग कि न्यूटन जो है बगीचे में सेब के खेत में बगीचे में बैठे हुए थे, उनकी खोपड़ी पे एक सेब गिरा, फिर वो सोचे कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्या सही है क्या गलत है किसी को नहीं पता। कभी कोई कहता है कि न्यूटन ने ऐसे ही कहा था, समझाने के लिए कहा गया था, वो उसकी हमको उसकी प्रामाणिकता पे नहीं जाना है, ना उस पर विशेष चर्चा करनी, केवल हमको ये समझना कि हाँ कि अर्थ क्या करती, चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट। अब क्या अर्थ ही करती, ये नहीं करती होगी, करती होगी, लेकिन हमको पता है केवल अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास पे डिपेंड करता है। इसका मास बहुत कम है, अर्थ का बहुत है, तो क्या करेगा, ये
अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अर्थ इसको क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। जो हमको दिखता है मैं छोड़ता हूँ, ये नीचे चला जाता है। तो लेकिन मैं फिर क्या देखता हूँ कि ये जब नीचे गिरने लगता है तो अर्थ जो फोर्स लगाती है, चूँकि सबको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगातार फोर्स लगाया जाए तो उसमें क्या आता है, एसिलरेशन आता है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी इसमें क्या आता है, एक एसिलरेशन आता है। और वो क्या होता है, लगातार बढ़ते रहता है। कितना बढ़ता है हमको नहीं पता था। हमने कहा एक h हाइट से अर्थ की सरफेस कितनी, मान लीजिए सरफेस से h हाइट तक की एक बॉल को लेके गए, यहाँ से मैंने एक गिराई और ये नीचे कितना गया, h मीटर नीचे आया। और मैं फिर क्या देखता हूँ, h मीटर गया और इसकी लगातार वेलोसिटी क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही। और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या, वेग में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। और ये त्वरण जो है क्या हो रहा है, इसमें लगातार त्वरण बढ़ रहा है ना। त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा नीचे गिराने पे। और सबको पता है जब भी हम किसी चीज़ को नीचे गिराते हैं तो क्या, मैं फार्मूला लगातार वेग बढ़ रहा है और लगातार बढ़ने का मतलब समान त्वरण। एक मैं इसमें कौन सा इक्वेशन लगा सकते थे, बोलो, 3 हमने पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या पढ़े थे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े थे। मैंने तीसरा भी पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैंने इसका पालन किया। मैंने कहा कुछ हाइट, मुझे को हाइट पता होगी, यहाँ पे s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और u क्या होगा, पहले जब मैं छोड़ूंगा तो u कितना होगा, 0। टाइम मैं समझ सकता हूँ, मैंने इसको यहाँ से गिराया, ये मान लीजिए मैं एक 20 मीटर ऊंचाई की छत पे गया, मैंने इसको गिराया, मैंने समय चालू किया, तो जब मैं समय चालू करूँगा तो 0 होगा। और फिर जितना समय लेगा, मैंने कह दिया t समय लिया, तो मुझको t भी पता होगी, h भी पता होगा। और जितना समय लिया, चूँकि जब इस समय जब मैं गिरा रहा हूँ तो u तो 0 ही होगा, और इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब बाकी में v दिया हुआ, v हमको पता नहीं कितना पहुँचा, तो इसमें v नहीं है, तो मैंने इस वाली इक्वेशन को यूज किया और ये 0 हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ ये 0, h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। और हमको ए ही तो निकालना है, एसिलेशन। और इस एसिलेशन चूंकि किसके कारण होती है, अंडर ग्रेविटी के कारण, इसलिए इसको ए ना कहकर क्या कहते हैं, जी कहते हैं। ए क्या हो जाता है हमारा, जी हो जाता है, अंडर ग्रेविटी। और उस ग्रेविटी के कारण इसमें एसिलेशन आता है, इसलिए इसको कौन सा एसिलेशन कहते हैं, ग्रेविटेशनल एसिलेशन कहते हैं। जब भी कोई इस पृथ्वी पर कोई चीज़ मुक्त पतन कराया जाता है, उसका फ्री फॉल कराते हैं, तो उसकी उस वस्तु के वेग में लगातार क्या होती रहती, वृद्धि होती रहती। हम कहते हैं उसमें लगातार एक समान त्वरण लगता रहता है, और उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण लगातार उसमें क्या होता है, त्वरण होता है, इसलिए उसको कौन सा त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और उसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से दिखाते हैं। और वो लगातार बढ़ते रहता है, जी नहीं बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना, जी एक समान लगेगा। जी के लगने के कारण वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। पहले अगर 1 मीटर जा रहा था तो अगले में 1.5 जाने लगा, फिर अगले में 2 जाने लगा, तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो हमको पता है, हमने h को देख लिया कितने मीटर था, और हमको केवल g चाहिए था, g कितना। हमने कहा ये गिरने में जितना समय लेता, तो हमको h पता था, h मालूम था, और क्या मालूम था, t मालूम। और सबको पता है 2 चीज़ें अगर मालूम है तो हम जी निकाल सकते हैं। और हमने जी निकाल के देखा तो 9 पॉइंट कितना आया, 8 आया। और चूँकि एसिलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको तो ये कैसे, मैं ये तो एक केवल ऐसे नॉर्मल तरीका बता दिया गया ना। अब पृथ्वी दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। पहले ये कि जब भी हम किसी चीज़ का क्या कराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं ना। फ्री फॉल मतलब कोई चीज़ बिना ऐसे मैंने पकड़ा छोड़ दूं, और फिर बीच में छोड़ने के बाद ये नहीं कि मैं फिर नीचे ऐसे गिराऊं, छोड़ने के बाद वो सीधे नीचे चली जाए। मैंने इसको छोड़ा है, फ्री फॉल हो गया, ठीक है। तो अब फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल को कहते हैं मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री फॉल क्या होती है, मुक्त पतन होता है। मुक्त पतन कैसा, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट। देखो यहाँ पे हाइट हमने क्या ली, h, एनी, फ्रॉम एनी हाइट, एनी हाइट। यहाँ पे हाइट कितनी है, h। हम किसी भी हाइट से गिरा सकते हैं, लेकिन कैसा, अंडर ग्रेविटी के अंडर होना चाहिए ना, अंडर अबाध रहित इन्फ्लुएंस, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार इंक्रीज होते जाएगी, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी वृद्धि जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं ना। ओनली, बस बहुत है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट्स नोन, बस इसको हम कह देंगे इट्स नोन फ्री फॉल, इट्स नोन एज फ्री फॉल। इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन, है ना। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुक्त पतन हो गया, इसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू अंडर ग्रेविटी, ना। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं इसे में। अगला ये कि मान लीजिए कि अगली हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है ना। देखो इसके बाद हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी तथा कैपिटल जी में संबंध। अगली हेडिंग है स्मॉल रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, देखो चाहे ये कहो वो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बुक में दिया हुआ है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। इन दोनों में रिलेशन, मैं कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास के, कितने मास का रखा हुआ है, एम मास का। कहां पे रखा हुआ है, अर्थ पे। ये हमारे मान लीजिए एक ये है और एक ये M1 M2 कह दें, ये भी कह सकते हैं, कैसे भी कहते हैं। अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के मास को क्या कहते हैं, मास ऑफ अर्थ को ऐसे लिखते हैं, और इसको मैं केवल m लिखूं तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कह दें क्योंकि ये अर्थ के लिए मास ऑफ अर्थ है, और इसकी रेडियस, अर्थ की रेडियस को किसे दिखाएंगे, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आ रही होगा। बाकी ये सेंटर टू सेंटर लाइन मिलाएंगे, ये डिस्टेंस मेजर ऐसे की जाएगी ना। अगर आप बताओ ये आरी की अपेक्षा ये वाली डिस्टेंस बहुत कम हो, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। हम कहते हैं कोई 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर लेके जा रहे हैं, 1 किलोमीटर तक के लेके जा रहे हैं, तो वो एच क्या होगा, बहुत कम होगा। एच क्या होगा, बहुत कम। आरी बहुत ज्यादा हो जब एच से, तो एच हमको शून्य लेना है, एच नहीं लेना है, हम टोटल मान लेंगे। ये आरी है तो ये टोटल आरी है, ठीक, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं। और देखो अब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर है ना, चूंकि पृथ्वी क्या लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी, इस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाए तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। और चूंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी कारण हो रहा है, तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। mg क्यों लिखेंगे बोलो, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है, तो F बराबर क्या लिखेंगे, mg। उसके बाद चूंकि अब हम कह देंगे अगली हेडिंग क्या होगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना, उसकी वजह से दूसरा लगने वाला फोर्स हमारा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको पता है G M1 M2 अपन R स्क्वायर मैंने पढ़ा था ना। तो M1 की जगह हमारी अर्थ है, M2 की जगह वो मास है M है, और अपन R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। मैंने ये डिस्टेंस को नगर ने ले लिया ना, और अगर नगर ने ना लेते हम कह देते ये आर ही था, मान लो इसको मानना चाहें आप लोग, फिर कह दो इसमें आर ई में क्या करेंगे, एच जोड़ेंगे तो आर ई प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो जहां पे आर स्क्वायर लिखते थे ना, चूंकि फार्मूला क्या होता था, GM1 M2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, तो इस आर की जगह क्या लिखोगे, आर ई प्लस एच लिखोगे। तो आप लोग जैसा लिखना चाहें, अगर नहीं मान रहे हैं तो इसमें ऐड कर देना। कैसे ऐड करोगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, बाद में मैं जीरो कर दूंगा, जैसा आप लोग चाहें। तो एफ इक्वल टू ये हो गया, एक इक्वेशन ये हुई और एक इक्वेशन ये, दोनों एफ लगने वाले फोर्स हैं। हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के क्या है, बराबर है। तो मैं इसको मिटाता हूं, जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के क्या है, बराबर है। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के क्या है, इक्वल है। एफ इक्वल टू जी एम ई एम है ना, तो एम जी इक्वल टू किसके हो जाएगा, जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी इक्वल टू एम ई अपान आर ई प्लस एच। अच्छा ऑन अर्थ हो, कोई भी बॉडी अर्थ पे हो तो
कितना लगेगा, या मान लो h इक्वल टू 0, h लगभग 0 हो, h अप्रॉक्स 0 हो जाए, ठीक है, तब बताओ g इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई प्लस 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हैं तो चूंकि m कट गया है, m कटा तो इसका मतलब क्या, m क्या था, ऑब्जेक्ट का मास। देखो अर्थ का मास थोड़े ना काट दें, क्या काटे हैं, ऑब्जेक्ट का मास। मैं इसको गिरा रहा हूं तो इसका मास कितना है, m है। और ये तो क्या यहाँ पे g m पे कहीं डिपेंड करता है, स्मॉल m, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब g स्मॉल m पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। इसका मतलब किसी भी चीज को, हल्की चीज को गिराया जाए या भारी चीज को गिराया जाए, दोनों पहुंचने पे कितना समय लेंगी, बराबर समय लेंगी। यही गैलीलियो सिद्ध करना चाहते थे, जो उस समय वो कर नहीं पाए थे। लेकिन उनका मानना था, इसको कहते हैं, इसको करने के लिए पीसा की मीनार पे भी चढ़ गए थे। पीसा की मीनार सबको पता, झुकी हुई मीनार है ना, टेढ़ी है, गिरती नहीं। और क्यों नहीं गिरती, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, उसके बेस में है। कई बार पूछा गया है ना, तो उसको हम नहीं जाते हैं अभी, लेकिन कहते हैं कि उसको दिखाने के लिए कि कोई हल्की चीज भारी चीज दोनों एक साथ गिरती। लेकिन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि एक पंख को ऊपर से गिरा दिया जाए, पेन को गिराए तो पेन पहले आ जाएगा, पंख बाद में आएगा। क्यों, तो चूंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वो उसको ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करती जो हवा, ये सब अगर कुछ ना हो बीच का मीडियम, ये अवरोध ना डाले किसी चीज पे, तो क्या होगा, दोनों बराबर गिरेंगे। अगर बीच ये सब हटा दिया जाए, मतलब क्या, निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए, वैक्यूम, जहां कुछ भी ना हो, तो एक पंख को भी नीचे डालोगे तो उतना समय लेगा, एक भारी चीज जो ज्यादा कंटेंट वाला है उसको डालेंगे तब भी उतना ही समय लेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी गिरने वाली चीज में क्या, जो एक्सीलरेशन होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, एम पे। कौन से एम, ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास अर्थात उस ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करता, ये याद रखिएगा ना, नॉट डिपेंड एम। और ये जी की वैल्यू हम लोग प्रूव कर ली। अच्छा अब बताओ, सबको पता है कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ पता है कितनी होती, 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई मास ऑफ अर्थ, ये भी पता है, आर ई पता है, और मैं इन दोनों की वैल्यू रखे दे रहा हूँ। इन दोनों की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 है ना, 6 इंटू 10⁻24 kg, और अर्थ वही लगभग 6400 बताएं, लेकिन 6400 ना रखकर लगभग इसको कितना लिख दिया गया, 6.4। देखो ये 6400 किलोमीटर है, इसे चेंज कर लो, मीटर में बदलोगे, कितने मल्टीप्लाई कराओगे, 1000 से, 3 0 3 2 5 0, एक और आगे ले आओ तो 6.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 3 6 ना, हाँ इतने मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ऐसे। तो अच्छा आर ई भी पता हो गया, एम ई भी पता हो गया, जी तो पहले से पता यूनिवर्सल कांस्टेंट है अर्थ के लिए, तो अर्थ का जी आ सकता है। अच्छा अब बताओ, ये जी सबके लिए अलग अलग होता होगा, यहाँ हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये है। अच्छा चंद्रमा की बात करते तो मास ऑफ अर्थ ना होकर क्या होता है, चंद्रमा के लिए क्या हो जाएगा, चंद्रमा के लिए ये हम इसको जी कह सकते हैं। क्यों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसके लिए, फॉर अर्थ, ये अर्थ के लिए, ये जीएम हो जाता। मैंने समझाने के लिए बताया ना, वहां के लिए जी कितना होता, कैपिटल जी वही रहता, वो ना बदलता, मास ऑफ मून हो जाता, और उसकी रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ मून हो जाता, उसका स्क्वायर होता। और मार्स के लिए भी वही मान लो सिंबल आ जाता, मरकरी के लिए निकालते, वीनस के लिए निकालते, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, तो जी वही रहता है, वो उनके मास और रेडियस पे जी बदलेगा। इसका मतलब हमको अर्थ पे जी एक होगा, अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग होगा। अच्छा अर्थ पे भी जी बदलता रहता है, उसको ज्यादा भी आपको नहीं समझना है, उसका कारण क्या है, कोई पूछे तो हल्का याद रखो। पृथ्वी क्या है, पूरी गोल ना होकर कैसी, ये चपटी है ना, तो इसकी रेडियस हर जगह एक जैसी नहीं होती। देखो यहाँ पे रेडियस क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो जहाँ रेडियस ज्यादा होगी, नीचे की चीज बढ़ा देंगे तो जी क्या होगा, कम हो जाएगा, नीचे कम होगा तो ये यहाँ पे आर ई कम होगा, आर कम होगा, आर कम होगा तो जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इक्वेटर, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर, इक्वेटर पे जी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर ज्यादा होगा, यहाँ आर कम है तो जी ज्यादा है। ये क्या है, पोल है, इसीलिए पोल पे ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होता है, इक्वेटर पर कम होता है। इसको केवल समझाने के लिए है, बाकी उस पर हमको नहीं आना है। हम जी की यहाँ पे रख सकते थे, सॉल्व करना भी देखना, सॉल्व करेंगे। 6.6 इंटू कितना 10⁻11 एम ई मास ऑफ अर्थ रख दो, 6 इंटू 10⁻24, और आर ई कितना 6.4 इंटू 10⁻6, कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, 2 बार है ना। और मैंने सॉल्व कर लिया, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग भी कर लीजिएगा, मैंने एक लाइन में कर दिया क्योंकि मुझको याद है ठीक है।
तो ये आप करेंगे तो यही आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहाँ बदलता है कहाँ नहीं बदलता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस। बाकी सब ना तो हम मास को बदलेंगे ना तो जी को बदलेंगे, बदलेगा क्या, रेडियस बदल सकती है अर्थ पे। तो अर्थ पे जहां जहां रेडियस बदलेगी तो जी बदल सकता है, लेकिन लगभग एक औसत सामान्यतः कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं प्रश्न में आपको 10 मीटर भी दे दिया जाता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। इसके बाद अगली हेडिंग पे आते हैं। अधो आज ये पढ़ा दिया जाएगा, फिर इसके कुछ सवाल लगा देंगे। जी की वैल्यू निकालना आगे, चंद्रमा पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा पे चूंकि चंद्रमा का मास कम होगा, उसकी रेडियस भी कम होती है, इसलिए चंद्रमा पे जी क्या होता है, कम होता है। इसीलिए चंद्रमा पे जब जी कम होता है तो वहाँ एक्सीलरेशन भी कम लगता है। और मैं अभी बाद में समझाऊंगा कि पृथ्वी पे जो है, पृथ्वी का लगभग चंद्रमा पे जी कितना 1/6 होता है, ठीक है, 1/6। तो इसके कारण क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पे आदमी अगर 1 मीटर उछल रहा है तो चंद्रमा पे 6 मीटर उछलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है। और जब मैं मास और वेट का अगले जब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मास और वेट, तब बताया जाएगा कि मास क्या है, वेट क्या है। यहाँ अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ये हो ही गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया ना, ग्रेविटी पढ़ा ही चुके हैं। मास ऑफ वेट, हाँ अगला वेट वगैरह पढ़ाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा देख लो। ये अगला हम लोग क्या देख लेते हैं, यही चूंकि 3 पढ़े थे, v = u प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन में ना, एक ये था, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा क्या था v² = u² प्लस का 2s होता है। अब अंडर द ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के अंदर जब ऊपर से फ्री फॉल कराए तब ये किस में होंगे, सबको पता है। ए किस में बदल जाएगा, जी में बदल जाएगा, एस किस में बदल जाएगा, हाइट में ना। कोई ऊपर से नीचे फेंकेंगे, सबको पता है। मैंने एक्सेलरेशन बताया था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जब लगातार बढ़े तो पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे गिरा रहे बढ़ रहा है। अब मैं इसको ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकूंगा, घटने लगेगा, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी किस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड है तब पॉजिटिव लेंगे। तो डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड के लिए जी पॉजिटिव होगा, जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अपवर्ड के लिए क्या होगा, जी नेगेटिव होगा, जी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए की जगह कितना लिख देंगे, जी ही लिखेंगे, u प्लस जी टी हो जाएगा। दूसरा यू टी प्लस हाफ जी की है केवल है ना, और तीसरा अच्छा v नहीं s है, और s की है क्या आ जाएगा, हाइट हो गई, h बराबर यू टी। तीसरा हम लोग क्या लिख लेंगे, v² = u² प्लस का 2as, मतलब 2a की है g और s की है g। और अगर वही ऊपर से नीचे फेंके जाएंगे तो सब प्लस में किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। ये आप लोग कर लीजिएगा, बाकी इन पे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो लगाएंगे। फिर अब मास और वेट पढ़ लेंगे, फिर प्रेशर और थ्रस्ट इसमें पढ़ाया जाएगा कि जो है दाब क्या है और प्रतिरोध क्या है। उसके बाद इसमें जो है आर्कमिटीज का सिद्धांत बताएंगे, फिर आर्कमिटीज की एक बहुत बढ़िया स्टोरी भी बताएंगे। आर्कमिटीज ने क्या बताया था कि जब भी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, पानी किसी चीज को उठा देता है ना, उन्होंने बहुत कहानी आप पढ़ेंगे कि जो है राजा का मुकुट कहानी की जो है शुद्धता की जांच करने के लिए आर्कमिटीज ने कैसा जो है सिद्धांत अपना दिया, ठीक है, उत्प्लावन का सिद्धांत। तो ये आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए आज सभी को शुभ रात्रि।